हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। यूपी टेट लेवल 2 की तैयारी के लिए ये चैप्टर है 2, भोजन के घटक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। अध्याय 1 में हमने उन पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। ये हमारी क्या है, भोजन की थाली है। क्रियाकलाप। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके सारणी द्वारा में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो हमें रास्ते में उपलब्ध होता है। क्यों ऐसा ही करते हैं ना आप सभी। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन को हम खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें पादपों जैसे पंजाब में जैसे मक्की की रोटी, दाल राजमा का, सब्जियां सरसों का साग, अन्य व्यंजन दही घी। आंध्र प्रदेश में अन्य व्यंजन चावल, दाल या मांस में अरहर की दाल, कुंदरू की सब्जी, मट्ठा, घी, अचार खाते हैं या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के घटक क्या हैं। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश मतलब क्या होता है पता है। जैसे अगर हम चने रख देते हैं तो अगली सुबह क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, वही रुक्षांश होते हैं। तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। क्या खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा या एक से अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी।
इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाया गया लिखे जा सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आयोडीन का तनु विलयन। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टीचर आयोडीन की मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी विलयन के पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2। मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को देखिए। रंग के होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। किसकी उपस्थिति दर्शाता है? मंड की। मंड मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टार्च, जो चावल, आलू आदि में पाया जाता है। ये देखिए परीक्षण। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ की परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट तथा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और उस 10 बूंद जल का डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। जब ड्रॉपर की सहायता से परख नली 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? देखिए ये लड़का क्या परीक्षा कर रहा है। कास्टिक सोडा एक बोतल में है, एक बोतल में कॉपर सल्फेट, इसको परख नली में मिला रहा है प्रोटीन परीक्षण के लिए। तो क्या होगा? बैगनी रंग का हो गया। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। किसकी उपस्थिति दर्शाता है? प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब क्या होगा? वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें
खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व। कच्चा आलू, मंड उपस्थित होता है? हाँ। प्रोटीन? नहीं। वसा? नहीं। दूध, दूध में क्या होता है? मंड नहीं होता, लेकिन क्या होता है? दूध में प्रोटीन होता है। मूंगफली, मूंगफली में क्या होता है? मूंगफली में मंड उपस्थित होता है? नहीं। और प्रोटीन उपस्थित होता है? नहीं। वसा? हाँ, मूंगफली का तेल बनाया जाता है, इसलिए इससे वसा निकलता है। बिना पका चावल में मंड होता है? नहीं। प्रोटीन? नहीं। वसा? नहीं। और पका चावल में? पका चावल में तो होता है, इसमें वसा नहीं पाया जाता और प्रोटीन। सूखी नारियल है, जैसे नारियल में वसा पाया जाएगा। बिना पकी अरहर की दाल, उसमें क्या होगा? दाल में तो प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन वसा और मंड नहीं पाया जाता है। पकी हुई दाल में प्रोटीन पाया जाता है। किसी सब्जी का टुकड़ा लीजिए, उसमें क्या पाया जाएगा? वसा नहीं पाया जाएगा, प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, लेकिन मंड पाया जाएगा। किसी फल का एक टुकड़ा, उसमें प्रोटीन पाया जाएगा, लेकिन वसा नहीं पाया जाएगा, मंड पाया जा सकता है। उबला अंडा, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन किसमें? अंडा, दाल, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं तो क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले कुछ धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? वसा का परीक्षण हो रहा है ये। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया है तो वह भी क्या हो जाए? सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? ये परीक्षण दर्शाते हैं कि क्या प्रोटीन, वसा तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या यह एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। इसमें क्या मिला? विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक की हमें क्यों आवश्यकता होती है, पता है आपको? क्योंकि हमें ये क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। जैसे क्या है? शकरकंद, शकरकंद है, आलू है, पपीता है, गन्ना है, गेहूँ है, चावल है, तरबूज है, आम है, मक्का है, मकाई है, बाजरा है। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। सूरजमुखी का तेल, ये सब वसा है। सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल,
बादाम की गिरी, सोयाबीन का तेल, तिल, मूंगफली आदि। मांस में क्या है? मछली, अंडा, क्रीम, मक्खन, दूध, घी। वसा के कुछ स्रोत पादपों और जंतुओं से। पादपों से हमें क्या मिलता है? पौधों से हमें क्या मिलता है? चना मिलता है, मूंग मिलता है, दाल मिलता है, तुअर की दाल है ये, राजमा, मटर आदि। मांस, मछली, पनीर ये सब हमको कैसे मिलता है? जानवर से मिलता है। दूध हमको क्या मिलता है? गाय से, भैंस से, जानवर से ही तो मिलता है। प्रोटीन की आवश्यकता और इधर है दूध, मछली के तेल, पपीता, गाजर, आम। विटामिन के कुछ स्रोत हैं। विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं। गेहूँ, चावल, यकृत मतलब लीवर। विटामिन सी के कुछ स्रोत: संतरा, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला, अमरूद ये है, ये संतरा है। विटामिन डी दूध, अंडा, लीवर, मक्खन, मछली से प्राप्त होता है। की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे भोजन की सहायता करते हैं, हमारे शरीर की सहायता करते हैं। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 में दिखाए गए हैं। जैसे आयोडीन के कुछ स्रोत: हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। देखिए जैसे विटामिन है दूध, फल, अनाज, कैल्शियम दूध से मिलता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दिखाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है।
आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश मतलब रेशे होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है। वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, आलू, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे भोजन को जल प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप: एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले लें। इसे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला जा रहा हो या मसला जा रहा हो, तो तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए जिसमें हमारे शरीर की आवश्यकता कोई भी पोषक तत्व न आवश्यक से अधिक हो और न ही कम। हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार की आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोग को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शरीर की कार्य पर निर्भर हैं? एक सप्ताह की अवधि में जो भी आप खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य फल कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके गुण मतलब विटामिन या खनिज तत्व नष्ट न हो जाए।
पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी यही अव्यय होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? बताइए, सोचिए। पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनकी विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसी पचाने में भी आसानी होती है। इससे साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो उसे लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूढ़ों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो क्या होगा बताइए? क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह नहीं। इनका अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या होगा? मोटापा होगा, चर्बी बढ़ेगी वसा युक्त ज़्यादा खाना खाने से। विटामिन और खनिज के अभाव होने के कुछ रोग कारण। विटामिन ए से क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता मतलब रतौंधी रोग हो जाता है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा कमी हो जाती है। विटामिन सी, इससे क्या हो जाता है? स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने अधिक समय लगता है। विटामिन डी, इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन, घेंघा नामक रोग हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौह से क्या होता है? अरक्तता मतलब एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। और क्या हो जाती है? कमजोरी। संतुलित आहार, बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक तत्व, प्रोटीन, उच्चांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन आदि ये सब हैं। चलिए सारांश देखते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, विटामिन, खनिज, लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं।
संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये भोजन के घटक चैप्टर था। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।